नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कि कितना कठिन है वंचित समाज को अपने हक को प्राप्त करना और जो संपन्न वर्ग है इस समाज का, उनके लिए कितना आसान है आरक्षण को प्राप्त कर लेना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अपने देश में जातिगत भेदभाव के कारण अनुसूचित जाति तो हजारों हजार वर्षों से काफ़ी प्रताड़ित रही। जहाँ तक अनुसूचित जनजाति का सवाल है, वे भी काफ़ी पिछड़े रहे और अलूफ रहे बहुत सी चीज़ों से। जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके साथ भी गंभीर भेदभाव हजारों वर्षों तक होता रहा। देश की आज़ादी के पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अपनी आवाज़ उठाई और 1934 में पूना पैक्ट हुआ यरवदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच, जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि SC/ST के लिए रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था अलग से होगी लेजिस्लेचर में। मुझे लगता है कि यही आधार बना। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी देश की आज़ादी के बाद, तो संविधान में ये व्यवस्था की गई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सरकारी नौकरियों में या शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था हुई। और यही आधार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का आधार भविष्य में चलकर बना सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में। संविधान के अनुच्छेद 15(4) में यह व्यवस्था की गई कि सरकार सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड्स और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रबंध कर सकती है। आर्टिकल 15(5) में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर अन्य सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन को सही करार दिया गया। आर्टिकल 16(4) में यह प्रावधान किया गया कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। SC/ST का पॉपुलेशन चूँकि हर सेंसस में उसकी जानकारी होती है, इसीलिए उनकी आबादी के अनुसार और उनका प्रतिनिधित्व चूँकि बहुत कम है सरकारी नौकरियों में चाहे शिक्षण संस्थाओं में, इसीलिए उन्हें SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण की व्यवस्था हुई। बाद में चलकर इसमें प्रमोशन में भी इनके लिए इतने प्रतिशत आरक्षित किए गए। लेकिन सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड्स थे, जिनकी आबादी अनुमानित तौर पर 52% मानी जा रही है, चूँकि 1931 में अंतिम वो सेंसस था जिसमें सभी जातियों की गणना हुई थी और पिछड़े वर्ग को 52% पाया गया था। उसके बाद आने वाली जो भी सरकारें थीं, कुछ न कुछ कारणों से, और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर इसके पीछे एक ही कारण रहा होगा कि जो उच्च जाति के लोग थे वो कभी नहीं चाहते थे कि जाति की गणना की जाए। क्यों? कि उनकी आबादी कम है, बहुत कम है, और उनका रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो न्यायपालिका का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र हो, अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उनमें उनके आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में जो वाइस चांसलर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या अन्य क्षेत्रों में उनके काफ़ी अधिक प्रतिनिधित्व। इसलिए इफ बट करके लंबे समय तक सेंसस नहीं हुआ। आज भी सभी जातियों की गणना से सरकार इनकार कर रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति आई थी 1953 में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड की पहचान के लिए भारत सरकार ने काका कालेलकर आयोग का गठन किया, जिसका रिपोर्ट 31 मार्च 1955 को समर्पित हुआ। लेकिन 55 से लेकर 1978 तक किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मांगे उठती रहीं, खासकर समाजवादियों ने तो हमेशा मांग उठाई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्ति ने तो हर जगह
मांग उठाई उन्होंने अपने, उनका जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी था उसमें तो उन्होंने दिया कि संसो पाने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, लेकिन ये नहीं हो सका। इमरजेंसी के बाद जो परिस्थिति आई, कई दलों को मिलाकर जनता पार्टी का गठन हुआ और जनता पार्टी का एक प्रमुख घटक था भारतीय लोक दल, जिसके जो प्रमुख नेतागण थे वे चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल और बिरजू पटनायक। और लोक दल का यह दबाव था कि घोषणा पत्र में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए काका कालेकर आयोग की अनुशंसा को मंजूरी देनी होगी। लेकिन सरकार जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। वर्ष 1978 में बिहार में, चूँकि 77 में कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बन गई थी और कर्पूरी ठाकुर जी अपने वचन के पक्के थे, सोशलिस्ट थे, लोक दल के नेता थे, इसलिए उन्होंने 1978 में पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए और महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की। न केवल बिहार वरन पूरे देश में पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क होते रहे। बिहार में तो उच्च जाति के लोगों ने गंभीर प्रतिरोध किया, इसका असर पूरे देश पर पड़ा और केंद्र सरकार भी एक तरह से मजबूरी में आ गई कि अब कुछ न कुछ करना होगा। तो उस समय की सरकार ने काका कालेकर आयोग की अनुशंसा को तो लागू नहीं किया, लेकिन तत्कालीन जो जनता पार्टी थी उसके लोक दल घटक के बिहार से सांसद बीपी मंडल साहब के नेतृत्व में आयोग का गठन किया, जो मंडल आयोग के नाम से प्रसिद्ध है। उनका रिपोर्ट 1980 में आया। फिर 10 वर्षों तक कुछ नहीं हुआ। फिर जब जनता दल की सरकार बनी तो 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह जी ने मंडल आयोग की अनुशंसा लागू करते की घोषणा की, 27% आरक्षण केंद्रीय सरकारी सेवाओं के लिए। गंभीर प्रतिक्रिया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हद हो गया पूरे देश में। और इंदिरा साहनी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर दिया, मामले लटक गए। फिर 1992 में 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला दिया और 27% आरक्षण दिया गया, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर की व्यवस्था करके, जिसके कारण आज भी पूरे देश में अन्य पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लोग परेशान। मेरे पास तो मैं समझता हूं कि लगभग 2.5-3 वर्षों में 10,000 कैंडिडेट ने फोन किया होगा। ये स्थिति पूरे देश में। खैर, वो आरक्षण लागू हुआ, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नहीं मिला। जब यूपीए 1 की सरकार आई तो 2006 में शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग को, SC ST को मिल चुका था पहले, 27% आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में भी मिला। लेकिन जो मेडिकल का जो सेंट्रल कोटा था यूजी और पीजी कोर्स में, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, जहाँ तक मैंने देखा कि 2007 में एक कोर्ट केस के फैसले के बाद उन्हें मिला, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों को नहीं मिला। फिर कोर्ट में केस हुए, फिर ये मामला टलता रहा और केंद्र सरकार ये उनकी लास्ट तक ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस, नाम मैं भूल गया, संभवतः कोई एक केस था सुनीता कुमारी या कुछ का, उस को आधार बनाकर जो यूजी और पीजी कोर्सेज थे मेडिकल के, क्रमशः जिसमें सेंट्रल कोटा 15% और 50% है, अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिला। ये धन्यवाद देना चाहिए तमिलनाडु की DMK सहित कुछ अन्य पार्टियों को, जिन्होंने कोर्ट में केस किया और ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया। फिर भी भारत सरकार ने इसे लागू नहीं किया। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। 19 जनवरी 2019 को अचानक आनन फानन में भारत सरकार ने 103वां संविधान संशोधन लाया। आर्टिकल 15(6) और 16(6) की व्यवस्था हुई। चूँकि सामने लोकसभा चुनाव था और उच्च जाति के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर थे, उनको 10% EWS आरक्षण की व्यवस्था हुई। इनके लिए न तो कोई ऐसी कोई मांग थी, हलचल थी, इसके लिए किसी आयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी।
इसके लिए किसी आबादी की गणना करने की आवश्यकता नहीं हुई, इसके लिए किसी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं हुई कि सरकारी सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं में, अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में उच्च जाति के लोगों का क्या प्रतिनिधित्व है, उनकी आबादी कितनी है। और आनन फानन में 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। और उस सेंट्रल कोटा मेडिकल के लिए जब 2021 में ऑनरेबल हाई कोर्ट मद्रास ने कहा कि मैं ये कोर्ट कंटेम्प्ट केस चलाएगा, तब जाकर मजबूरी, जब बाध्यता हो गई कि अन्य पिछड़े वर्गों को वो मेडिकल के यूजी और पीजी कोर्स में देना ही पड़ेगा, तो साथ ही साथ बिना मांगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी 10% दे दिया गया। मुझे ये कहने में गुरेज नहीं कि आज भी जो सामाजिक न्याय के लोग हैं उनके लिए, अपने हक के लिए विभिन्न संकटों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण कितनी आसानी से मिला ये पूरे देश ने देखा। मैं अनुरोध करता हूं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सामाजिक न्याय से जुड़े हुए नेताओं से कि आप सोचिए और एससी, एसटी, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, अल्पसंख्यकों के हित की आवाज़ को उठाएं हर उचित प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो पार्लियामेंट हो, असेंबलीज हो। लोकतांत्रिक तरीके से इसके लिए आवाज़ बुलंद करिए ताकि हर जगह वंचित समाज का प्रतिनिधित्व आ सके। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।